बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है बंगाली नावल बड़ी दीदी। दुनिया में इंसानों का एक ऐसा इज्तिमा भी पाया जाता है जिनकी तबई सरिश्त को बरगोग्याह की आतिश शोला जन कहना गैर मौजू नहीं होगा। ये लोग तलोन मजाजी की वजह से फिलफोर भड़क उठते हैं और आनन फानन यख बस्ता हो जाते हैं। 24 घंटे उनके सर पर कोई ना कोई मोहतसब रहना चाहिए जो कि उनके आतिश शौक को शोला जन रखने के लिए मतवातर ईंधन डालता रहे और उन्हें हर लम्हा उकसाता रहे। शाम के वक्त जब घर गृहस्थी की बासली का बहू बेटियां दिए रोशन करने से पहले उसमें तेल बत्ती डालती हैं तो साथ ही एक पतली सी सेंक रख देते हैं, और जब चिराग की लो ज़रा मध्यम पड़ने को होती है तो उसमें छोटी सी लकड़ी से बत्ती को उकसाकर रोशनी को बेदार करने का काम निकालती हैं, क्योंकि बत्ती के लंबा और तेल के लबालब होते हुए भी उस छोटी सी सेंक के बदों चिराग ज़्यादा अरसा तक रोशन नहीं रह सकता। सुरेंद्र नाथ की तबई कैफियत भी इसी नौयत की थी। उसमें हिम्मत और जहानत दोनों की कमी नहीं थी। उसके साथ ही उसकी दूरंदेशी में भी कलाम नहीं हो सकता, मगर इसके बावजूद एक अकेले किसी की मदद के बगैर काम के इंजाम पजीर करने की उसमें मतलकन सलाहियत नहीं पाई जाती थी। पहले पहल तो वो हर एक काम को पूरी तवज्जो और इन्हमाक से सर अंजाम दिया करता था, मगर उसके बाद जल्द ही घबरा और रुकता कर उसे गैर मुकम्मल ही छोड़ देता और अपाहजों की मानिंद हिम्मत हार कर चुप सादे बैठा रहता। इस हालत में वो ये महसूस करता था कि अगर मेरे सर पर कोई निगहबान होता तो क्या खूब होता, जो मुझे वक्तन फ़वक्तन बाहोश करके काम काज की तरफ राग़ब किया करता। सुरेंद्र के पिता बंगाल से काफ़ी दूर यूपी के किसी शहर में वकालत किया करते थे, इसलिए उनका बंगाल के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा था। इस जगह रहते हुए उसने 20 बरस की उम्र में ही एमए पास कर लिया था। ये कामयाबी कुछ तो उसे अपनी तबई सलाहियत की वजह से हुई, मगर उसके साथ ही उसकी सौतेली माँ की तहरीकी अमल का भी कोई कम दखल नहीं था। वो इरादा व ख्याल की मुतहरक तस्वीर बनी हमेशा उसके साथ हमनवा रहा करती थी, यहाँ तक कि अक्सर औक़ात उस बेचारे को ये भी महसूस नहीं होता था कि मैं अपनी कोई मुनफरिद हस्ती भी रखता हूँ या नहीं। यानी बाल फाज दीगर सुरेंद्र नाम के इंसान का अपना मायनवी वजूद नफ़ी के बराबर था। उस नेक ख्याल स्त्री के जज्बात व ख्यालात ने इंसानी पैकर में मुतबदल होकर सुरेंद्र की सूरत इख्तियार कर रखी थी, जो उसके इशारे पर काम करती, सोते जागते, पढ़ते लिखते और इम्तिहान में बैठकर गोया पास हो जाने का अमल भी उस स्त्री की रूह ही किया करती थी। सुरेंद्र की भलाई और बहबूदी का इस नेक ख्याल स्त्री को इतना ख्याल था कि वो अपने सगे बेटे की तरफ से अगमाज पजीर होकर सुरेंद्र की तरबियत के मामले में बिल्कुल कोताही सरजद न होने देती, और फिर इस निगहदाश्त की कोई इंतहा भी तो नहीं थी। सुरेंद्र का थूकना छींकना तक उसकी निगाह से ओझल नहीं रहता था। इस फ़र्ज़ शनास औरत के कड़े इक़्तिदार में रहकर सुरेंद्र ने तालीम तो बखूबी हासिल कर ली थी, मगर उसकी क़ुव्वत इरादी ने दम तोड़ दिया। खुद एतमादी का दरस वो मुतलक हासिल ना कर सका। अपनी अहलियत और काबिलियत के भरोसे पर वो कोई काम सर अंजाम दे सकता है, ये तसव्वुर करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसे किस वक्त किस शय की ज़रूरत होगी या उसे कब क्या करना है, ये बातें तय करने की जिम्मेदारी वो नहायत इत्मीनान से किसी दूसरे के कंधों पर डाल देता था। अक्सर औक़ात ये भी तय नहीं कर सकता था कि उसे भूख महसूस हो रही है या नींद आ रही है। अपनी ज़िंदगी के तमाम दिन उसने सौतेली माँ के शानों का बोझ बनकर ही गुजारे हैं। वो बेचारी भी उसके लिए हर मुमकिन कोफत बर्दाश्त करने पर आमादा थी। दिन के 12 घंटों से निस्फ तो इसे सुरेंद्र को झिड़कने, मनाने, फिटकारने और पुचकारने में सर्फ करने पड़ते थे। जिस साल सुरेंद्र को इम्तिहान देना होता, उस साल पेशतर ही से उसे रात रात भर बेदार रखने के लिए उसे खुद भी कई रातें आंखों में ही काट देनी पड़ती थी। शौकन के लड़के के लिए भला कौन सी औरत इतना एसार कर सकती है। पास पड़ोस के लोग राय बाबू की घरवाली की तारीफ करते नहीं थकते थे। सुरेंद्र की भलाई के लिए सुतेली वालदा के दिली खलूस और इन्हमाक में किसी पहलू से भी कोई कमी वाक़या नहीं हुई थी। यहाँ तक कि श्रीमती राय अगर कभी गुस्से के आलम में बेटे को डांटें, डपटें और शामत आमाल से गरीब का चेहरा ज़रा तमतमा जाता या उसकी आंखें भीग जाती, तो वो इन आसार को बुखार की यकीनी आमद का पेश खैमा करार देती।
اپنی اصابت رائے پر انہیں لازوال اعتماد تھا۔ چنانچہ سریندر کو 3 دن تک ابلا ہوا ساگودانہ کھلائے رکھنے کے لیے رسویے کو فوری احکام دیے جاتے۔ سریندر کی اخلاقی تربیت کے معاملے میں وہ اس سے بھی زیادہ باریک بین واقع ہوئی تھی۔ کبھی جسمانی آرائش کی رغبت اس میں دیکھ لیتی یا لباس میں کوئی نئی قطع کا کپڑا نظر آ جاتا تو لڑکے کی فیشن پرستی اور بابو بننے کی ہوس کو ان کی دوررس نگاہیں فوراً بھانپ جاتی۔ چنانچہ حفظ ما تقدم کے سنہری اصول پر عمل کیا جاتا اور شریمتی رائے اپنے اس عام حکم پر، جس کے مطابق سریندر کے پہننے کے کپڑے ہر ہفتے دھوبی کو دے دیے جاتے تھے، فی الفور 3 ہفتے کی مدت کے لیے خط تنسیخ کھینچ دیتی۔ اس طریقے سے سریندر کی زندگی کا وہ دور، جسے سنہری زمانہ کہا جاتا ہے، بسر ہو رہا تھا۔ شفقت آمیز پابندیوں اور سخت انضباط کی زندگی بسر کرتے ہوئے کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اس کی زندگی بے کیف سی ہو گئی، لیکن پھر سوچتا کہ شاید یوں ہی سب کی زندگی صبح کی بہار کٹتی ہو۔ کبھی کبھار دور و نزدیک کے لوگ مان نہ مان میں تیرا مہمان کے مصداق خوامخواہ اس کے گلے پڑ کر اس کی کھوپڑی میں ایک نیا اور بہت عجیب سا خیال ٹھونس جاتے۔ سریندر کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا، تمہارے جیسا لائق نوجوان اگر ولایت جائے تو مستقبل میں بے نظیر کامیابی حاصل کرنے کی امید ہو سکتی ہے، اور وہاں سے واپس آ کر تمہارے اہل وطن کو بھی بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ مشورہ سریندر کو چندہ برا محسوس نہ ہوا۔ آزاد پرندے کی نسبت قفس میں اسیر پرندہ ہی زیادہ پھڑپڑاتا ہے۔ سریندر نے ناگاہ کھلی آزاد ہوا کی تازگی کا لمس محسوس کیا۔ چشم تصور میں اس نے آزادی کی سحر آفرین روشنی دیکھی اور اس کا دل ایک قیدی پرندے کی طرح مضطرب ہو گیا۔ سریندر نے اپنے پتا رائے بابو کے پاس جاتے ہی یہ درخواست پیش کر دی کہ مجھے ولایت بھیج دیجیے۔ ولایت پاس ہونے کے جو فائدے اس کے دوست نے بتائے تھے وہ سب حرف بحرف سنا دیے۔ رائے بابو نے اپنے بیٹے کی تمام باتیں غور سے سن کر کہا، سوچ کر جواب دوں گا، جس کا مطلب تھا گھر کی مالکن سے مشورہ کروں گا۔ جب مشورہ طلب کیا گیا تو ان کا ارادہ اس بات کے عین خلاف پایا۔ انہوں نے باپ بیٹے کے درمیان آ کر ایک ایسا طوفانی قہقہہ لگایا کہ باپ بیٹا دونوں حیرت میں آ گئے۔ سریندر کی ماتا نے جواب دیا، تو پھر مجھے بھی ولایت بھیج دو۔ تمہارے سریندر کی خبر گیری وہاں کون کرے گا؟ اتنا تو وہ سمجھتا نہیں کہ کس وقت کیا کھانا ہے اور کیا پہننا ہے، اسے اکیلے ولایت بھیج رہے ہو۔ اپنے فٹن کے گھوڑے کو ولایت بھیجنا اور اس لڑکے کو ولایت بھیج دینا برابر ہے۔ گھوڑے وغیرہ جاندار اتنا تو سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں بھوک لگی ہے یا نیند آئی ہے، یہ برخوردار اتنا شعور بھی نہیں رکھتے۔ ان الفاظ کے ساتھ ان کے طوفانی قہقہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ استری کے قہقہوں کی یہ کیفیت دیکھ کر رائے بابو نے بڑی ندامت کا احساس کیا، اور سریندر نے سوچا ایسی سخت دلیل کا بھی کہیں کوئی جواب ہو سکتا ہے۔ اس نے ولایت جانے کی امید ترک کر دی۔ اس کے دوست نے سنا تو بڑا رنج ظاہر کیا، کافی ہمدردی جتائی، مگر ایسا کاری نسخہ بتلانے میں وہ کامیاب نہ ہو سکا جس سے کہ سریندر کی سیاحت ولایت کی مشکل حل ہو جائے۔ سریندر خیال آرائی میں محو ہو گیا۔ جس قدر اس نے غور کیا اسی قدر اس نے اپنے دوست کا قول کہ اس سے تو بھیک مانگ کر کھا لینا اچھا ہے درست معلوم ہونے لگا۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ ہر ایک شخص ولایت نہیں جا سکتا، مگر یہ بھی تو اسی قدر درست ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اس کی طرح مردہ بدست زندہ بن کر زندگی بسر نہیں کرتا رہا۔ ایک دن کافی رات گئے سناٹے میں سریندر گھر سے چل دیا۔ اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے کلکتہ کا ٹکٹ خریدا اور باپ کے نام چٹھی لکھ کر لیٹر باکس میں ڈال دی۔ چند دنوں کے لیے گھر چھوڑتا ہوں، میری تلاش لا حاصل ہے، اگر پتہ چل بھی جائے تو بھی میری واپسی کی امید نہ کیجیے۔ رائے بابو نے سریندر کا خط استری کو دکھایا۔ وہ بولیں، سرین اب سیانہ ہو گیا ہے، پڑھ لکھ چکا ہے، پر نکل آئے ہیں، اب پرواز نہ کرے گا تو کب کرے گا؟ تاہم باپ نے بیٹے کی تلاش میں فرق نہ رکھا۔ جس کسی سے کلکتے میں جان پہچان تھی اسے خط لکھ بھیجا، مگر سب بے معنی، سریندر کا سراغ نہ مل سکا۔ کلکتے کی سڑکیں ہجوم، شور و شغب کی کثرت اور گہما گہمی میں زندگی کا ایک موجزن سمندر معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بہاؤ میں ٹراموے، موٹر گاڑیاں اور بسیں سیلاب زدہ دریا میں مویشی، گھوڑے، خچر اور جھونپڑیوں کے بہنے کا منظر پیش کرتی ہیں۔ سریندر اس انسانی سیلاب میں شامل ہو کر حیرت زدہ رہ گیا۔
गुर्बत में उसे कोई भी कहीं भी मोनिसो गमखार दिखाई न दिया। यहाँ सरजरिश करने वाला भी कोई नहीं मिलता और शब रोज़ बंदिशों और पाबंदियों की आहनी जंजीर में जकड़ने वाला भी कोई नज़र नहीं आता। कोई अपना भी नहीं जिसको अपने दुख दर्द की बात कहे। भूख प्यास की शिद्दत से मुंह ज़रा सा निकल आया है, मगर उसकी जानिब किसी ने घूम कर देखा नहीं। कमलाया हुआ चेहरा देखकर भी कोई अल्तफात नहीं करता। यहाँ तो अपनी आप खबरगिरी करनी पड़ती है और अपनी निगहदाश्त भी आप करनी पड़ती है। यहाँ खैरात भी मिलती है और पनाह भी दी जाती है, रहम व करम से नवाजा जाता है, मगर ये तमाम चीज़ें हासिल करने के लिए बस एक सही करना लाजिम है। यहाँ खुद ब खुद कोई तुम्हारे दुख दर्द का शरीक नहीं बनता। सुरिंदर ने यहाँ पहुंचकर पहली मर्तबा ये सबक सीखा कि खाना हासिल करने के लिए खुद कोशिश करना ज़रूरी है, पनाह के लिए जगह भी खुद तलाश करने की ज़रूरत है, और ये कि सिर्फ सो जाने से ही भूख ख़त्म नहीं हो सकती और ना खाना खा लेने से नींद की ज़रूरत पूरी हो सकती है। सुरिंदर को घर से निकले कितना ही अरसा गुजर गया। लातादाद सड़कों की खाक छानते छानते जिस्म भी थक कर चूर चूर हो गया। नकदी ख़त्म होने के करीब हुई और लिबास कसीफ होकर जा बजा फटने लगा। रात को सोने के लिए कहीं कोई ठिकाना भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। घर को ख़त लिखने को दिल ही नहीं मानता। बड़ी शर्म महसूस होती है और सबसे सख्त दिक्कत ये पेश आती है कि जब वो माँ की मेहरबान सूरत का तलख तस्वुर बांधता है तो सब मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। घर के तस्वुर से उसे बदन में एक झुरझुरी सी महसूस होती है और इस वक्त घर पहुंचने की तमन्ना उसे ऐसा ख्वाब मालूम होने लगती है जो शायद कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। एक दिन अपने ही जैसे एक खानमा बर्बाद और बदहाल आदमी से मुलाकात होने पर सुरिंदर ने उससे पूछा, तुम लोग यहाँ किस तरीके से और क्या काम करके अपनी गुज़र औक़ात करते हो? जिस शख्स से सवाल किया गया था वो कोई नेक और भला आदमी था, वरना सुरिंदर की सादगी पर ज़रूर कोई फब्ती उड़ा देता। उसने जवाब दिया, नौकरी चाकरी या मेहनत मजदूरी करके जो मिल जाता है बस उसी पर गुज़र होती है। कलकत्ते में भला रोज़गार की क्या कमी है? सुरिंदर ने पूछा, कहीं कोई मुलाजमत हमें दिला सकते हो? ऊंचे घराने के लड़के हो तुम। सुरिंदर ने सर हिलाकर असबात में जवाब दिया, फिर पढ़े लिखे क्यों नहीं? पढ़ लिख सकता हूँ। उस आदमी ने ज़रा रुक कर कहा, तो वो सामने सीधे उस बड़े मकान में तुम चले जाओ, वहाँ एक नामी ग्रामी ज़िम्मेदार रहते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, वो तुम्हारा कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देंगे। ये कहकर वो अपने रास्ते पर चला गया। सुरिंदर उसकी बताई हुई कोठीनुमा इमारत के फाटक पर पहुंचा। ज़रा झिझक कर रुक गया, कदम पीछे हटा लिए, फिर आगे बढ़ा और फिर रुक गया। बस इससे ज़्यादा काम वो उस दिन नहीं कर सका। दूसरा दिन भी इसी गोमगो में निकल गया। मतवातर 2 और तवील दिन यूं ही सड़क पर उम्मीदवारी करते और फाटक के गिर्द चक्कर काटते गुजर गए। तीसरे दिन वो हिम्मत करके फाटक में दाखिल हुआ। सामने एक मुलाजिम आ रहा था। उसने दरियाफ्त किया, क्या काम है? बाबू साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। बाबू साहब तशरीफ़ नहीं रखते। सुरेंद्र के दिल की पयमर्दा कली खिल गई, मुँह मांगी मुराद बराई। एक सख्त आफत थी कि सर से टल गई। यह उसकी मुसरत का राज था। वो दुगने जोश से वापस लौटा। हलवाई की दुकान पर पेट भरकर खाने के बाद मज़े में घूमता रहा और दिल में सोचता रहा किस तरह अगले दिन गुफ्तगू शुरू की जाए जिससे काम मिल जाए। जब दूसरा दिन आया तो आतिश शौक खुद ब खुद सर्द पड़ गई। जितना वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था उसी कदर वापस पलट जाने की ख्वाहिश ज़ोर पकड़ती जा रही थी। फाटक के सामने पहुंचने पर हिम्मत ने साफ जवाब दे दिया। किसी तरह भी पाँव बढ़ने के लिए रजामंद न हुए। यूँ महसूस होता था कि वो अपने काम के लिए नहीं किसी गैर के काम की खातिर आया है और उसने उसे जबरन उस तरफ धकेल दिया है। मगर आज वो अपने दिल में फाटक पर ही रुककर मुलाजमत की उम्मीद वारी न करने का पुख्ता इरादा कर चुका है। अपने इस आखिरी फैसले के सामने सर झुकाकर वो फाटक में दाखिल हो गया। इत्तफाकन वो मुलाजिम फिर सामने मिल गया। बाबू साहब इस वक्त घर में तशरीफ़ रखते हैं, मुलाकात कीजिएगा। हाँ तो आइए। फिर एक नई मुसीबत का सामना था। ज़िम्मेदार का मकान बहुत बड़ा और शानदार था जो हर किस्म के अंग्रेज़ी साजो सामान से आरास्ता था। कमरे के बाद कमरा आता था और सीढ़ियाँ संगे मरमर की थीं। हर कमरे के फर्श पर नफीस कालीन, घूमने वाली कुर्सियाँ, मेज़ें, मुरस्सा गुलदानों से आरास्ता तपाइयाँ, सोफ़े, आईने, तस्वीरें, किताबों की अलमारियाँ, चमकदार फर्नीचर, रंग बरंग रेशमी कपड़े और दूसरा सामान आराइश था।
दौलत की देवी लक्ष्मी का घर में राज था, मगर ये तमाम ठाट बाट शान शौकत किसी दूसरे को ख्वाह कितना ही बदहवास कर सकती, सुरिंदर की परेशानी का बायस न बन सकती थी। खुद उसके वालिद का मकान भी किसी मुफलिस और कल्लास का झोंपड़ा न था। उसके माजी में हज़ार तलखियाँ सही, ताहम किसी तही दस्त बाप के ज़ेरे साया उसने परवरिश नहीं पाई थी। परेशान कुन ख्याल तो उसके लिए उस शख्स से मुलाकात का था जो इस महल नुमा इमारत का मालिक था और जिसकी अनायत व करम का तलबगार बनकर वो इस वक्त जा रहा था। वो अजनबी मेहरबान उससे क्या दरियाफ्त करेगा और उसे क्या जवाब देना पड़ेगा, ये ख्याल उसे परेशान कर रहा था। खैर, अब सोच विचार का वक्त जा चुका था। घर के मालिक सामने थे और उन्होंने छूटते ही पूछा, क्या काम है? पिछले 3 दिनों से इसी एक सवाल का जवाब सुरिंदर सोच रहा था, मगर जो कुछ उसने सोच रखा था उस वक्त सब भूल गया। बोला, मैं ज़िम्मेदार साहब का नाम था बर्जनाथ लाहरी, मशरक़ी बंगाल के एक ज़िम्मेदार हैं। सर के 2-4 बाल पकने लगे हैं। नज़ले की खराबी नहीं थी, उम्र का तकाजा था। बड़े आदमी थे और काफ़ी ज़माना देखा था। वो सुरिंदर को देखते ही भांप गए और कहा, हाँ जी, क्या डालो, क्या चाहते हो तुम? कोई एक क्या नौकरी? बुर्ज बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुमको किसने कह दिया कि मैं तुम्हें मुलाजमत दे सकता हूँ? एक राहगीर से मैंने दरियाफ्त किया, उसने आपका नाम बताया। खैर, बहुत अच्छा। तुम्हारा घर कहाँ है? यूपी में। मगर तुम यूपी के रहने वाले तो नहीं हो? वहाँ तुम्हारे कौन कौन हैं? सुरिंदर ने ज़रूरी जवाब दे दिया। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? इन चंद दिनों की ठोकरों ने सुरिंदर को ज़माने का ढंग सिखला दिया था। रुक रुक कर जवाब दिया, एक मामूली मुलाजमत करते हैं और उससे गुजर नहीं होती, इसलिए तुम नौकरी की तलाश करते हो। क्यों, ठीक है ना? जी हाँ। यहाँ किस जगह क़याम रखते हो? कोई ख़ास ठिकाना नहीं, कहीं ना कहीं पड़ रहता हूँ। बुर्ज बाबू को रहम आ गया। शफ़क़त से पास बिठाकर कहने लगे, तुम अभी बच्चे हो, इस कम उम्र में घर छोड़कर परदेस आने पर मजबूर हो गए। ये सुनकर मुझे अफसोस हुआ है। मैं तुम्हें खुद तो कोई ख़ास काम नहीं दे सकता, मगर इतना कर सकता हूँ कि कोई सूरत तुम्हारी मुलाजमत की हो जाए। बहुत अच्छा कहकर सुरिंदर रवाना होने को था कि बुर्ज बाबू ने उसे वापस बुलाकर कहा, क्या तुम्हें इस सिलसिले में किसी मज़ीद वाकफ़ियत की ज़रूरत नहीं? जी नहीं, बस इतने ही में तुम्हारा मकसद हल हो गया। तुमने ये क्या कहा? तफसील में जाने की कोशिश ही नहीं की। यह नहीं पूछा कि मैं क्या बंदोबस्त कर सकने के काबिल हूँ और कब कर सकता हूँ। नादिम होकर सुरिंदर मुड़कर वापस ठहर गया। बुर्ज बाबू ने हंसकर कहा, अब यहाँ से किधर जाओगे? एक हलवाई की दुकान है, पहले वहाँ जाऊँगा। वहीं खाना खाओगे? हर रोज़ वहीं खाता हूँ। छी छी, बहुत बुरा करते हो, सेहत बर्बाद कर लोगे अजीज़। सुरिंदर उनके मुंह की तरफ लम्हा भर देखकर खामोश हो गया। तालीम कहाँ तक हासिल की है? यही बस मामूली जो मेरे लड़के को पढ़ा सकोगे? सुरिंदर को उम्मीद की झलक नजर आई। जी हाँ, पढ़ा सकूँगा। बुर्ज बाबू फिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने सोचा, मुसीबत के गर्दाब में फंस गरीब के हवास कायम नहीं रहे। उसने इतना भी तो न पूछा कि किस उम्र के लड़के को किस जमात की तैयारी कराना होगा। तफसील जान लेने से बेशतर बातें खुल जाना उन्हें जुनून की अलामत मालूम हुई। उन्होंने कहा, और अगर वो लड़का बीए के दर्जे में पढ़ता हो तो फिर? सुरिंदर ने ज़रा संजीदा होकर कहा, तब भी काम चला ही लूँगा। बुर्ज बाबू ने फिर कुछ दरियाफ्त ना किया। मुलाजिम को बुलाकर कहा, बांके, इन बाबू साहब की रिहाइश के लिए एक कमरा दुरुस्त करो और इनके नहाने और खाने का इंतज़ाम भी करो। फिर सुरिंदर से मुखातिब होकर कहा, अब शाम के वक्त मुलाकात होगी। जब तक कोई काम नहीं मिल जाता मेरे यहाँ आराम से रह सकते हो। दोपहर को घर के अंदर खाना खाते वक्त बुर्ज बाबू ने अपनी लड़की माधवी को बुलाकर कहा, बेटी, एक आफत के मारे गरीब लड़के को मैंने आज घर में पनाह दी है। माधवी ने पूछा, वो कौन है बाबूजी? कह तो दिया एक कोई मुसीबत का मारा है। इससे ज़्यादा मुझे भी कुछ मालूम नहीं। कुछ काबिलियत भी रखता है। तुम्हारे बड़े भाई को पढ़ाने पर रजामंद हो गया है। जो शख्स बीए के लड़के को तालीम देने की जुर्रत कर सकता है, छोटी बहन को तो ज़रूर पढ़ा सकेगा। उसे परमीला का मास्टर मुकर्रर कर दो। माधवी ने कोई एतराज़ ना किया। उस दिन शाम के वक्त बुर्ज बाबू को बुलाया और जो तय किया था सुना दिया। अगले दिन से सुरिंदर ने परमीला को पढ़ाना शुरू कर दिया। परमीला 7 बरस की लड़की थी। बड़ी बहन माधवी से उसने अंग्रेज़ी की रीडर मेंढक की कहानी तक पढ़ी थी।
کاپی کتاب سلیٹ پینسل قلم وغیرہ سامان لا کر پرمیلا نے ماسٹر سے پڑھنے آئی۔ ڈونٹ موو، سریندر نے بتایا، اس کے معنی ہوئے مت ہلو۔ پرمیلا یہی رٹنے لگی۔ کچھ دیر بعد سریندر نے تساہل اور بے دلی کے مارے سلیٹ اٹھا لی اور پینسل لے کر ریاضی کے پیچیدہ سوال حل کر کے وقت کاٹنے لگا۔ 7، 8 اور پھر 9 بج گئے۔ پرمیلا کبھی ادھر کبھی ادھر پہلو بدل بدل کر تصویر والے صفحے الٹ پلٹ کر منہ میں لنجر بیجز کا قرض رکھ کر تصویر کے مینڈک پر سیاہی ملتی ہوئی رٹ لگائے جاتی۔ ڈو ناٹ موو، معنی ہلو مت۔ آخر اس نے یکایک اکتا کر کہا، ماسٹر صاحب اب اندر جاؤں؟ جاؤ۔ سریندر کا صبح کا وقت اسی طرح گزرتا ہے، مگر دوپہر کے کام کی نوعیت مختلف تھی۔ برج بابو نے اپنے ملاقاتیوں کے نام سفارشی چٹھیاں دے رکھی تھیں۔ وہ یہ چٹھیاں جیب میں رکھ کر گھر سے نکلتا ہے، پتے دریافت کرتا ہے، ان کے گھروں کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر دیکھتا رہتا ہے مکان کیسا ہے، کتنی کھڑکیاں ہیں، دروازوں اور روشن دانوں کی تعداد کیا ہے، کمرے کتنے ہوں گے، عمارت 2 منزلہ ہے یا 7 منزلہ، پھاٹک کے سامنے بجلی کا کھمبا ہے یا نہیں۔ بس اسی طرح عمارتوں کے تعمیری پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کے بعد ادھر ادھر گھوم پھر کر شام ہو جانے سے پہلے گھر لوٹ آتا ہے۔ کلکتے پہنچ کر سریندر نے چند کتابیں خرید لی تھیں، کچھ گھر سے بھی ہمراہ لایا تھا۔ رات کو گیس کے لیمپ کی تیز روشنی میں ان کا مطالعہ کرتا ہے۔ برج بابو کبھی کام ملنے کی بابت پوچھتے ہیں تو چپ سادھ لیتا ہے یا کہہ دیتا ہے بڑے آدمیوں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ برج بابو کی استری کو سرگ باش ہوئے 4 برس ہو گئے۔ یہ صدمہ ہی کیا کم تھا کہ ان کی دلاری بیٹی مادھوی دیوی 16 ہی برس کی عمر میں سہاگ سے محروم ہو گئی۔ اس صدمے نے برج بابو کی کمر توڑ دی۔ بڑی دھوم دھام اور لاڈ چاہ سے بیٹی کا بیاہ کیا تھا۔ وہ خود دولت مند تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی تھی کہ لڑکے والے بھی دولت مند ہو۔ لڑکے کی صورت، اخلاق اور صحت وغیرہ اوصاف پر ہی ان کی نظر تھی، اور انہی اوصاف کو انہوں نے دولت مندی پر ترجیح دی تھی۔ لیکن تمام امیدیں عقارت گئیں۔ 11ویں برس میں مادھوی بیاہی گئی، 3 برس سسرال رہی، وہاں پیار، محبت، عزت، عنایت سب کچھ میسر تھا۔ لیکن شادی کے چند ہی برس بعد یوگندر ناتھ بے وقت موت کا شکار ہو گیا اور برج ناتھ بڑھاپا آنے سے پیشتر ہی بوڑھے ہو گئے۔ یوگندر نے آخری وقت میں مادھوی کو بے اختیار روتے دیکھ کر ملائم آواز میں کہا تھا، مادھوی تمہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کا مجھے بہت رنج ہے۔ مجھے تو مرنے میں کچھ خسارہ نہیں رہے گا، مگر تم تمام زندگی جو رنج سہتی رہو گی اس کے خیال سے میرا دل تڑپ رہا ہے۔ جی بھر کر تمہیں پیار نہ کیا، اچھی طرح تمہاری قدر نہ کر سکا، اس کا بہت رنج ہے۔ یوگندر کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے اس کے علم زدہ سینے پر، جس کے اندر اس کے دل کی آخری دھڑکنیں ڈوب رہی تھیں، بہہ رہے تھے۔ آنسو پہنچتے ہوئے مادھوی نے کہا تھا، دوسرے جنم میں جب تمہارے قدموں میں مجھے جگہ ملے گی تب جی بھر کر آدر پیار کر لینا۔ تب یوگندر نے کہا تھا، مادھوی دھیان سے سنو، میرے زندہ رہتے تمہاری زندگی کا مدعا مجھے راحت پہنچانا ہوتا، اور اب تم اپنی مقصود زندگی بیواؤں اور غم نصیبوں کو راحت پہنچانا بنا لو۔ جس کے چہرے پر ملال کی کالی گھٹائیں دیکھو، جو کوئی بے حال نظر آئے اس کو آسودہ کرنے کی کوشش کرنا، رحم اور دیا کی دیوی بن کر ہر درد مند کے درد کا درماں بننا، ہر رنجور کا پرسان حال بننا، ہر غم نصیب کے زخم کا مرہم بننا۔ تمہیں ضرور سکون ملے گا، شانتی ملے گی۔ بس اب اور کیا کہوں مادھوی۔ اس کے امڈے ہوئے آنسو پھر بے اختیار بہہ نکلے۔ اس نے رک رک کر آخری الفاظ کہے، ثابت قدم رہنا، تمہاری پاک طینتی سے تمہیں میں دوبارہ حاصل کرنے کے لائق ہو سکوں گا۔ اب مادھوی میں ایک ذہنی انقلاب آیا، اس روز سے وہ بدل سی گئی۔ غصہ، بغض، کینہ اور حسد، اس کے یہ تمام سفلی جذبات شوہر کی لاش کے ساتھ ہی چتا میں بھسم ہو گئے، اور ان کی خاک بھی یوگندر کی خاک کے ساتھ گنگا کی لہروں میں بہہ گئی۔ زندگی سے انسان کی کتنی حسرتیں، کتنی آرزویں وابستہ رہتی ہیں۔ بیوگی میں عورت کی یہ آرزویں معدوم نہیں ہوتی۔ مادھوی کے من میں بھی تمناؤں کی آندھی چلتی ہے اور کبھی کبھی آرزویں مچل اٹھتی ہیں، مگر اس وقت اسے یوگندر کے آخری وقت کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں۔ مادھوی کو جس کے بل پر ناز اور گھمنڈ تھا، جب وہی نہ رہا تو اب وہ ناز کرے تو کس سے اور گھمنڈ کرے تو کس پر۔ مادھوی کے من کی کیاری میں لطیف اور پاکیزہ جذبات کے بے شمار رنگین پھول کھلتے ہیں۔ وہ جب سہاگن تھی تب بھی یہ پھول مسکراتے تھے،
और उनकी माला गूंद कर जोगिंदर के गले में डाल देती थी। अब अगरचे पति देव नहीं रहे, लेकिन उसने अपने दिल की क्यारी से सदाबहार फूलों के नाजुक बूटे को जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं दिया। वो सूखा नहीं, फूल उसमें अब भी खिलते हैं। वो अपनी मस्त खुशबुओं से किसी को बेखुद बनाए बगैर मुरझाकर ज़मीन पर बिखर जाते हैं। वो उनकी माला नहीं गूंदती, अपनी हसरतों के उन मुरझाए हुए फूलों को मुट्ठी भरकर दुखों और बेकसों की नज़र कर देती है। इसीलिए उसके शांत और पुरसुकून चेहरे पर मलाल की बदली का साया नहीं पड़ता और पेशानी शिकनों से पाक रहती है। माधवी देवी की फयाजी का वही हाल है जो माह भादु में पवित्र गंगा के फैज़ का होता है। उसकी बख्शिश और मरहमत का पवित्र जल किनारे तोड़कर बह निकला और माधवी रहम और ममता का सैलाब अपने दामन में समेटे ससुराल को छोड़कर मेके चली आई। उस उजड़े दरिया में गोया बहार ताज़ा ने पाँव रख दिया। सब उसे अब बड़ी दीदी कहते हैं। सभी देवी माधवी के पुजारी हैं। घर का पालतू कुत्ता तक दिन भर के बाद शाम को एक बार बड़ी दीदी के दर्शन का मुश्ताक नजर आता है। अदना हैवान को भी माधवी देवी के दर्शन के बिना कल नहीं पड़ती। घर के इतने आदमियों में से एक हस्ती को उसने भी पहचान कर अपना मोहसिन मुंतखब कर लिया है। घर के मालिक बुर्ज बाबू से लेकर गमाश्ता जमेदार और अदना खादिम तक हर कोई बड़ी दीदी का मोतकिद है। सबके मन के अंदर उसकी मूरत है। सब उसके सहारे रहते हैं। हर किसी को पुख्ता एतमाद है कि ख्वाह किसी सबब से हो, बड़ी दीदी पर उसका दूसरों से ज़्यादा इस्तेहकाक है। स्वर्ग में जो कल्प बरकश सुना जाता है उसे हमने अपनी आंखों से नहीं देखा और वसूख से नहीं कह सकते कि उसे देख सकेंगे या नहीं। हम ये भी नहीं जानते कि उसकी क्या नौयत है और उसमें कौन कौन सी खसूसियतें हैं। मगर इसमें शक नहीं कि बुर्ज बाबू के मकान में रहने वालों को एक जिंदा कल्प भरकश मिल चुका है। वो कल्प भरकश माधवी थी। उसके सामने हाथ फैलाने वाला कभी मायूस नहीं जाता। उस शफीक और मेहरबान ख़ानदान में पहुंचकर सुरिंदर को ज़िंदगी बसर करने का एक निराला तरीका दिखाई दिया। उसने देखा सब लोगों ने एक आदमी पर अपना बोझ डाल दिया है, इसलिए उसने भी आंखें बंद करके उनका पैरवी का इरादा किया। मगर उसका ख्याल माधवी के मुतालिक दूसरों से मुख्तलिफ था। वो सोचता था इस घर के अंदर बड़ी दीदी नाम की एक बड़ी नादिर हस्ती रहती है जो सबकी देखभाल करती है और हर एक का फिक्र रखती है, सबकी हट पूरी कर देती है, किसी की फरमाइश रद्द नहीं करती, जो शय तलब कीजिए उससे मिल जाती है। कलकत्ते की सड़कों पर दर बदर ठोकरें खाने के बाद सुरिंदर को अपनी फ़िक्र आप करने की ज़रूरत का एहसास होने लग गया था। इस घर में आने के बाद बहुत जल्द इस एहसास का नक्श मादूम हो गया। याद तक बाकी ना रही कि कभी चंद दिन पहले अपनी फ़िक्र आप करने की मुसीबत का तजर्बा हुआ था, या ये कि मुस्तकबिल में इस तजर्बे का फिर भी आदा हो सकता है। कोट कमीज़ धोती जूता छाता छड़ी वगैरह जिन चीज़ों की आदमी को ज़रूरत होती है वो सब काफ़ी तादाद में उसके पास मौजूद हो गई। मौज़ा और रुमाल तक ना जाने कौन उसके वास्ते कपड़ों की तह में रख जाता था। इब्तदा में उसे ये जानने का ख्याल आया कि कौन ये सब कुछ मुहैया करता है। जब वो किसी से पूछता उसे यही जवाब मिलता, मुझे बड़ी दीदी ने भेजा है। नाश्ते की सामान से भरी हुई जो रकाबी अंदर से आती उसे देखकर ही उसे यकीन हो जाता कि ममता की मूरत बड़ी दीदी ही इतना कुछ अपने हाथ से सजा कर भेज रही है। एक दिन जोग्राफिया के मजमून का मुतालिया करते हुए सुरिंदर को कंपास की ज़रूरत महसूस हुई। उसने परमीला से कहा, परमीला ज़रा बड़ी दीदी से एक कंपास तो ले आओ। बड़ी दीदी को भला कंपास से क्या काम। माधवी ने फ़ौरन बाज़ार से ख़रीद मंगवाया और भेज दिया। शाम को हवाखोरी से लौटने पर सुरिंदर को अपनी मेज़ पर कंपास रखा हुआ मिला। सुबह परमीला ने कहा, मास्टर साहब कल विद्या ने ये भेज दिया था। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन सुरिंदर ऐसी चीज़ें तलब करने लगा जिनके लिए माधवी बड़ी मुश्किल में फंस जाती। बड़ी सरदरी के बाद कहीं जब वो चीज़ दस्तयाब होती तो वो सुरिंदर की मांग पूरी कर देती। एक बार भी माधवी ने कहलाकर नहीं भेजा कि फ़लाँ चीज़ मौजूद नहीं है। एक बार सुरिंदर ने अचानक कह दिया, परमीला जाकर बड़ी दीदी से 5 पुरानी धोतियाँ तो मांग लाओ, उन गरीबों को ज़रूरत है। माधवी को अक्सर उसकी फुर्सत नहीं हुआ करती थी कि वो नए पुराने कपड़ों की छांट करती फिरे। वो अपनी 5 धोतियाँ उठाकर भेज देती और दरीचे से उसे नज़र आता कि नीचे 4-5 गरीब मोहताज खुशी के आलम में सरमस्त शोर करते हुए धोतियाँ लिए जा रहे हैं। सुरिंदर नाथ के इस किस्म के अजीब
और बेवक्त बल्कि छोटे छोटे जुल्म माधवी को आए दिन बर्दाश्त करने पड़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी ऐसी आदत हो गई थी कि अब उसे महसूस ही नहीं होता था कि अजीबोगरीब आदतों के मालिक एक नए शख्स ने इस घरेलू फराज की आम इंजामदही में कुछ खलल सा डाल रखा है। यहाँ तक ही नहीं, माधवी को घर के उस नए रुकन के बारे में बहुत मोहतात रहना पड़ता है। हर वक्त उस पर नज़र रखनी पड़ती है और उसकी हर ज़रूरत का अंदाज़ा लगाना पड़ता है। मामला ये है कि अगर सुरिंदर अपनी ज़रूरियात का खुद ही मुतालबा कर लिया करता तो कोई ख़ास फ़िक्र न थी। माधवी को दिन भर जो मुशक्क़त करनी पड़ती है वो निस्फ़ी रह जाती। मगर बड़ी मुसीबत तो ये है कि वो भोंदू अपने लिए कुछ मांगता ही नहीं। इब्तिदा में माधवी पर यह ज़ाहिर नहीं हुआ था कि सुरिंदर इस तरह अपने आप से बेखबर रहता है। बिलअमूम सुबह की चाय रखी रखी सर्द हो जाती है। नाश्ते के लिए भेजी गई मिठाई कई बार ऐसे ही पड़ी रह जाती है, वो छूता तक नहीं। मुमकिन है कुत्ते को डालकर घूमने निकल जाए। चौके में खाने के लिए बैठता है तो खाने के सामान की कदर करना ही नहीं जानता। कुछ थाली के बाहर गिराता था, कुछ इधर उधर हटा देता है, गोया कोई चीज़ उसको भाती ही नहीं। नौकर चाकर माधवी से आकर कहते हैं, मास्टर साहब तो सोदाई हैं, ना कुछ समझते हैं ना सोचते हैं, जैसे किसी बात से सरोकार ही नहीं, बस किताबें लिए बैठे रहते हैं। किसी वक्त बुर्ज बाबू पूछ बैठते, कहो जी, नौकरी चाकरी का कहीं कोई सिलसिला बना? सुरिंदर कोई महमल जवाब देकर टाल जाता है। माधवी अपने पिता की ज़बानी सब अहवाल सुन लेती है, मगर ये बात उससे दर पर्दा नहीं, और सिर्फ वही ये बात जानती है कि मास्टर साहब नौकरी के लिए बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते और उनकी नौकरी करने की नीयत भी नहीं है। जो कुछ मिल जाता है उन्हें उसी पर कनाअत है। 10 बजते ही सुरिंदर को नहा धोकर फ़ौरन खाना सेर होकर न खाने पर बड़ी दीदी की तरफ से ताकीद होने लग जाती है। परमीला आकर मीठी झिड़की देती है। ज़्यादा रात गए तक किताब लेकर बैठे रहने पर नौकर आकर ज़बरदस्ती गैस की बत्ती गुल कर देते हैं। एहतजाज बुलंद करने पर वो नहीं मानते, बल्कि कहते हैं, हम क्या करें बाबूजी, बड़ी दीदी का हुक्म है। एक रोज़ माधवी ने बुर्ज बाबू से हंसकर कहा, बाबूजी, परमीला को मास्टर भी अपने जैसा ही मिल गया है। बुर्ज बाबू ने ज़रा हैरानी से पूछा, क्यों बिटिया? माधवी बोली, दोनों ही बच्चे हैं। परमीला जैसे बच्चा है, उसे मालूम नहीं कौन सा वक्त किस काम के लिए मुनासिब है, किस वक्त खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, अपने बारे में कुछ सोच समझ नहीं सकती। वही हाल उसके मास्टर का है, न खाने के वक्त खाने का ख्याल है, न ठीक वक्त पर कोई और काम करने का कुछ ध्यान। और फिर मज़ेदार बात यह है कि वक्त बेवक्त कई बार ऐसी चीज़ मंगा बैठते हैं कि कोई इंसान अपने हवास की कायमी में उसका मुतालबा नहीं कर सकता। इस वजाहत के बावजूद बुर्ज बाबू की समझ में पूरी बात ना आई और वो माधवी का मुंह तकते रह गए। माधवी ने हंसकर कहा, आपकी लड़की परमीला भला समझती है उसे कब क्या दरकार होगा? और क्या कभी कभी किसी चीज़ के लिए बेवक्त ज़िद करती है, मचलती है और उधम मचा देती है, क्यों है ना? हाँ, ऐसा तो करती है। मास्टर भी यही करते हैं। बुर्ज बाबू ने मुस्कुराकर कहा, यह लड़का कुछ पागल जान पड़ता है माधवी। पागल नहीं बाबूजी, वह ज़रूर किसी बड़े आदमी के बेटे हैं। बुर्ज बाबू ने हैरत ज़दा होकर कहा, ये तुमने कैसे जाना? अगरचे माधवी बजाते खुद कुछ नहीं जानती थी, ये उसका कियास ही था। वो समझदार थी। उसने देखा था कि सुरिंदर अपने हाथ से अपना कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों का मुंह देखते रहते हैं। कोई कर दे तो कर दे, वरना पड़ा रहे। उसकी इस आदत को देखकर माधवी ने समझ लिया कि वह ज़रूर किसी खुशहाल घर का फर्जंद है। खाने पीने में उसकी बेरगबती ने माधवी को चौकन्ना कर दिया। उसकी तबीयत का अनोखापन उसकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। उसकी आदत उसे पुरस्रार मालूम हुई। उसका वो दीवानों जैसा अंदाज़े बेनियाजी, दे दो तो खा लिया, ना दे दो तो ना खाया। माधवी के दिल के एक नाजुक गोशे में एक नौवारिद मास्टर के लिए गैर इरादी तौर से एक जज्बा रहम जाग उठा। बेख्तियार उसकी निगाह तलफ़त इस बदनसीब पर लगी रहती थी। अव्वल तो वो कुछ मांगता नहीं, और जब मांगता है तो वक्त बेवक्त कुछ नहीं देखता, सीधा बड़ी दीदी से सवाल कर बैठता है। माधवी हंसती है, मन में कहती है, ये मास्टर दाढ़ी मूंछ वाला बच्चा है। मनोरमा माधवी की हमजोलन और लड़कपन की सहेली है। काफ़ी अरसे से माधवी ने उसे चिट्ठी नहीं लिखी। अपने खतूत का जवाब ना पाकर मनोरमा रूठ गई है। आज दोपहर ज़रा फुर्सत निकालकर माधवी अपनी सखी को चिट्ठी लिखने बैठी। उसी वक्त परमीला ने पुकारा, विद्या। माधवी ने सर उठाकर कहा, क्या है? परमीला ने कहा, लाओ एक ऐनक दो,
मास्टर साहब की ऐनक कहीं खो गई है। माधवी ने हंस दिया, बोली, जाओ अपने मास्टर साहब से कहो मैं क्या ऐनक की दुकान खोले बैठी हूँ। परमीला भाग कर मास्टर के पास चली गई। माधवी ने पुकार कर रोक दिया और कहा, कहाँ जाती है? मास्टर साहब से कहने। मास्टर साहब से कहने की ज़रूरत नहीं, तू मुनीम को बुला ला। परमीला मुनीम को बुला लाई। माधवी ने उससे कहा, मास्टर साहब का चश्मा खो गया है, आप उनसे नंबर दरियाफ्त करके अच्छा सा देख कर ला दीजिए। माधवी ने मुनीम के चले जाने पर मनोरमा को खत लिखना शुरू किया और आखिर में ये किस्सा लिख दिया। परमीला की पढ़ाई लिखाई के लिए बाबूजी ने एक मास्टर रखा है, अच्छा खासा धींगरा है। मैं उसे अनजान बच्चा ही समझती हूँ। परदेश में उसने पहली मर्तबा पाँव रखा है। शायद वो कभी घर से बाहर निकला ही नहीं। दुनिया की चाल ढाल तो वो बिल्कुल नहीं जानता। उसकी बच्चों की तरह देखभाल करना ज़रूरी है, वरना पल भर काम ना चले। खुद अपना ख्याल रखना तो जैसे वो जानता ही नहीं। मेरा आधे से ज़्यादा वक्त सिर्फ उसी के लिए चाहिए। तुम लोगों को ख़त पत्र लिखूं तो कब? अनकरीब तुम्हारा इधर आना हुआ तो तुम्हें मैं उस बहुत बड़े निकम्मे आदमी के दर्शन कराऊंगी। ऐसा अपाहज आदमी तुमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। खाने को दे दिया तो खा लिया, ना दिया तो पेट पर पत्थर बांध कर पड़ा रहेगा, और फिर उसे दिन भर ख्याल नहीं आएगा कि उसने खाना खाया है या नहीं। सोचती हूँ कि ऐसे नाकारा आदमी भी इस दुनिया में पड़े हैं। भला ऐसा आदमी घर छोड़कर परदेस आता क्यों है? सुनती हूँ उसके माँ बाप सलामत हैं। मुझे ख्याल होता है ज़रूर उनका कलेजा पत्थर का है। मैं तो ऐसे बच्चे जैसे इंसान को, जैसा वो मुझे नज़र आता है, सपने में भी उसे आँख से ओझल ना कर सकूं। मनोरमा ने दिल लगी करते हुए जवाब लिख भेजा। तुम्हारी चिट्ठी में दूसरी बातों के अलावा ये खबर भी पढ़ने को मिली कि अपने घर में तुमने आजकल एक पालतू बिन मानस रखा हुआ है और ख़ुद उसकी सीता देवी बन बैठी हो, मगर ज़रा होशियार रहना, तुम्हें मेरा यही मशवरा है। मनोरमा का ख़त पढ़कर माधवी के चेहरे पर सुर्खी सी दौड़ गई। उसने जवाब में लिखा, तुम्हारा मुंह तो भाड़ है, तुम इतना भी नहीं जानती कि किसके साथ कैसा मखौल किया जाता है। परमीला, तेरे मास्टर साहब की नई ऐनक कैसी है? बहुत अच्छी। तूने कैसे जाना? मास्टर साहब ये ऐनक लगाकर किताब खूब अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। ख़राब होती तो कैसे पढ़ते? तो उन्होंने खुद अच्छा बुरा नहीं कहा, नहीं, एक लफ्ज़ भी नहीं। कैसा है, ठीक है या नहीं, पसंद है या नापसंद, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। एक और सिर्फ एक लम्हे के लिए माधवी का हर वक्त खुशबाश रहने वाला चेहरा तारीख सा हो गया, मगर दूसरे ही लम्हे उसने हंसकर कहा, अपने मास्टर से कह देना अब फिर ना उसे कहीं खो दें। अच्छा, कह दूंगी। दुर पगली, ये भी कोई कहने की बात है? उन्हें शायद बुरा लगे तो फिर कुछ ना कहूँ। नहीं, शोचंद माधवी के बड़े भाई का नाम है। माधवी ने एक दिन उससे कहा, दादा, परमीला के मास्टर दिन रात क्या पढ़ते हैं, तुम्हें कुछ मालूम है? शोचंदर बीए में पढ़ता है। उसकी नज़रों में परमीला को पढ़ाने वाले मास्टर की वक़्त ही क्या हो सकती थी, इसलिए उसने ज़रा शान इस्तस्ना से जवाब दिया, नाटक नावल पढ़ा करता है और क्या पढ़ेगा। माधवी को एतबार नहीं आया। उसने परमीला से सुरेंद्र की एक किताब मंगवाकर अपने दादा के हाथ में दी और कहा, देखो, ये तो मुझे नाटक नावल मालूम नहीं होता। वरक उलट पलट कर शचिंदर ने एक सिरे से दूसरे तक किताब देख डाली। वो नफ्से मजमून को अच्छी तरह समझ ना सका, अलबत्ता इतना उसने बखूबी समझ लिया कि किसी बहुत इल्मी मौजू की किताब है जिसकी उसे कुछ वाकफियत ही नहीं। छोटी बहन के सामने अपनी सुबक रवि छुपाता बोला, हिसाब की किताब है, स्कूल की छोटी जमातों में पढ़ाई जाती है। माधवी का चेहरा उतर गया। उसने दोबारा पूछा, ये किसी आला दर्जे की जमात की किताब नहीं है? कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती? शचंदर के चेहरे का रंग फक पड़ गया, मगर मुंह से उसने यही कहा, नहीं नहीं, ये भी कोई किताब है। उस दिन से शचंदर चौकन्ना हो गया और दिल ही दिल में सहमा हुआ सा रहता था कि मुबादा किसी वक्त सुरेंद्र उससे कोई सवाल पूछ बैठे और उसकी सब कलई खुल जाए। उस सूरत में उसे भी बाबूजी के हुक्म से परमीला के साथ कापी पेंसिल लेकर हर सुबह उसी मास्टर के पास बैठना पड़ेगा। वो सुरेंद्र से दबा दबा रहने लगा। चंद दिनों के बाद एक दिन बुर्जनाथ बाबू से माधवी ने कहा, बाबूजी, मैं कुछ दिनों के लिए काशी जाऊंगी। बुर्ज बाबू कुछ फिक्रमंद हो गए। बोले, ये कैसे हो सकता है बेटा? तुम काशी चली जाओगी तो इस घर की क्या हालत होगी? यहाँ का काम कैसे चलेगा?
माधवी ने कदरे मुस्कुरा कर कहा। मैं तो लौट आने की बात कहती हूँ बाबूजी, एकदम हमेशा के लिए थोड़ी चली जाऊंगी। वो हंसने लगी। बुर्ज बाबू की आंखों में आंसू भर आए। माधवी ने सोचा उसे यूं कहना मुनासिब न था। उसने बात को संभालने के लिए फिर कहा, बाबूजी मैं सिर्फ चंद रोज घूमकर फिर चली आऊंगी। अच्छी बात है, जाओ, लेकिन बेटी यहाँ का काम नहीं चलेगा। मेरे बिना सब काम क्या बंद हो जाएंगे? काम तो बंद नहीं होगा, सब खुद ब खुद हुआ करेगा, लेकिन पतवार टूट जाने पर सिलाब में धारे पर पड़ी हुई नाव जैसे चला करती है, इस घर का काम भी उसी तरह ही चलेगा। माधवी का बनारस जाना नहायत ज़रूरी था। वहाँ उसकी नंद अपने अकलौते बेटे के साथ रहती है, उन्हें एक बार मिलना ज़रूरी है। काशी की यात्रा के दिन माधवी ने घर के मुलाजमों को अपने पास बुलाकर हर एक को उसका काम समझाकर सुपुर्द किया और बूढ़ी खादमा को बुलाकर इस बात का ख्याल रखने की ताकीद कर दी कि उसके पिताजी भाई और बहन की खिदमत में नौकर को ताही ना करे। मगर मास्टर साहब का काम करने की जिम्मेदारी किसी नौकर पर ना डाली गई। ये बात उसे फरामोश नहीं हो गई थी, दानिस्ता नज़रअंदाज कर दी गई थी। उन दिनों से मास्टर साहब से चिढ़ सी हो गई थी। उसने उस शख्स की ऐसी मदारात की कि किसी तरह की शिकायत का उसे मौका नहीं दिया। मगर ये इंसान नामालूम किस मट्टी से बना है कि ज़रा ज़बान को हिलाकर शुक्रगुजारी का इजहार तक नहीं करता। माधवी चाहती है कि कुछ दिनों के लिए बाहर जाकर ज़रा इस नाकारा और उजड़ इंसान से दूर रहे कि आखिर वो भी कोई इंसान थी और ज़रा दिल लगी कर लेने में फिर बुराई ही क्या है। उसकी गैर हाजिरी में मास्टर साहब के दिन कैसे कटते हैं ये देख लेने में हर्ज ही क्या है। चुनाचे सुरिंदर के लिए कुछ करने धरने के लिए उसने किसी को भी कुछ हिदायत न की। रियाजी का एक नहायत पेचीदा सवाल सुरिंदर हल कर रहा था कि परमीला ने कहा, विद्या तो कल रात को काशी गई। सुरिंदर के कानों में भनक भी ना पड़ी। 2 दिन निकल गए। तीसरे रोज़ सुरिंदर को सुध आई। उसको महसूस हुआ अब 10 बजते ही खाना खाने के लिए तकाजे पर तकाजा नहीं आता। 1 या 2 बज जाते हैं। नहाने के बाद धोती तब्दील करते वक्त जान पड़ता है धोती वैसी उजली नहीं। सुबह नाश्ते की अशिया पहले की तरह इनवाओ इकसाम की और ताज़ा बनकर नहीं आती। रात को गैस की बत्ती बुझाने कोई नहीं आता। पढ़ते पढ़ते रात के 2-3 बज जाते हैं। तड़के आँख नहीं खुलती। उठते उठते बहुत दिन चढ़ाता है। दिन भर आँखों में गनूदगी छाई रहती है और सर भारी रहता है, बदन टूटता रहता है। तब मास्टर को अचानक ख्याल आया, इस घर में ज़रूर कुछ इनकलाब आ गया है। जब गर्मी सताती है आदमी को पंखे की कदर और ज़रूरत तभी महसूस होती है। सुरिंदर ने किताब पढ़ते पढ़ते सर उठाकर देखा। परमीला बड़ी दीदी क्या इन दिनों यहाँ नहीं है? नहीं, काशी गई हैं। यही बात है। सुरिंदर फिर किताब के मुताले में गलता हो गया। 5 दिन और गुजर गए। सुरिंदर ने पेंसिल किताब के ऊपर रख दी और कहा, परमीला महीने में अब कितने दिन बाकी हैं? परमीला बोली, अभी बहुत दिन हैं। पेंसिल उठाकर सुरिंदर ने ऐनक उतार दी। कपड़े से ताल पोंछकर साफ करने लगा। फिर ऐनक नाक पर रखकर किताब में मुस्तगरक हो गया। दूसरे दिन परमीला से कहा, बड़ी दीदी को तुम चिट्ठी लिखती हो ना? लिखती क्यों नहीं हो? जल्दी चले आने के लिए कहती हैं। नहीं। सुरिंदर ने ठंडी सांस लेकर सिर्फ हूँ कहा और खामोश हो गया। परमीला ने कहा, मास्टर साहब बड़ी दीदी आ जाएं तो बहुत अच्छा हो। क्यों, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा हो। आने के लिए चिट्ठी में लिख दूं क्या? सुरिंदर की बातें खिल गईं। बोला, लिख दो। आपका भी तमाम हाल लिख दूंगी। लिख देना। लिख देना कहने में सुरिंदर को ज़रा तामुल ना हुआ। बड़ी दीदी के चले आने के लिए उससे इसरार का इजहार नारवा है, रिवाज और इखलाक के सरासर मुनाफी है। उसे ख्याल भी नहीं आया। सीधी सी बात है, जिसकी अदम मौजूदगी में उसे परेशानी हुई है, जिसकी गैर हाजिरी में उसका काम मामूल के मुताबिक नहीं चलता, उसके आने के लिए मुल्तजी होना कुदरती बात है। इसमें बुराई कैसी? दुनिया में जिस इंसान के अंदर तहकीक और तजस्सुस के मादे की कमी होती है उसे आमियों की सतह से बुलंद समझना चाहिए और समाज की बंदिशों से आज़ाद। किरदार और गुफ्तार के जिस दायरे की हदूद में आम इंसान महसूर रहते हैं उसकी हद में रहना उनके लिए मुमकिन नहीं, और उनके आम दुनियादारी की पैरवी करना भी उनके बस की बात नहीं। सुरिंदर को बड़ी दीदी के मुतल्लिक कुछ भी वाकफियत नहीं। इस घर में तकरीबन 3 माह के तवील अरसे से बड़ी दीदी पर अपना सब बोझ डालकर वो चैन की बंसरी बजाता रहा। वो कभी इस्तफसार की जहमत ना उठाई कि बड़ी दीदी कौन हैं, कैसी हैं।
कितनी बड़ी हैं, शक्लो सूरत कैसी है, इन तफासिल से वो आगाह नहीं और आगाही की चंदा ख्वाहिश भी उसे नहीं हुई। इंसान को ऐसी मेहरबान हस्ती के मुतल्लिक कुछ जानने का बिल्कुल मामूली सा फ़िक्र तो ज़रूर होना चाहिए, मगर सुनिंदर के दिल में इस किस्म का ज़रा भी इश्तियाक पैदा न हुआ। वो बस इतना जानता है कि दुनिया भर की सब चीज़ें माधवी के पास रखी रहती हैं। जो कोई जो कुछ तलब करता है हासिल कर लेता है, वो भी अपनी तलब की चीज़ें उनसे हासिल कर लेता है। इसमें हैरत की क्या बात है? बादल की आदत है बरसना, और बड़ी दीदी का काम है शफकत भरे अंदाज से हर एक की ख्वाहिश पूरी कर देना। जब भी बादल बरसता है, कोई भी हाथ फैलाए, पानी उसे ज़रूर मिलता है। इस तरह बड़ी दीदी के सामने हाथ पसारने से मतलूबा चीज़ें मिल जाती हैं। माधवी का यही तसव्वुर सुरेंद्र के जहन में था, और उसके नज़दीक शायद बादल की तरह माधवी आंखों से भी महरूम थी। एक बेजान शय जिसके दिल में न कोई तमन्ना है, न आरजू मुस्तहक, और गैर मुस्तहक का ख्याल लाए बगैर सबका दामन भरना ही जानती है। लेकिन अब माधवी की काशी यात्रा के बाद से सुरेंद्र ने एक बात और महसूस की है, वो ये कि बड़ी दीदी की गैर मौजूदगी में उसकी गुज़र कठिन है। सुरेंद्र जब अपने घर रहता था तब वो अपने पिता को जानता था और अपनी सौतेली माँ को। उनके फ़राइज़ क्या हैं इस बात से भी आगाह था, मगर तब बड़ी दीदी जैसी बुलंद मर्तबा हस्ती से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। यहाँ आकर जब वाकिफ़ हुआ तब उसे भी उसने इन्हीं फ़राइज़ का ज़िम्मेदार फ़र्ज़ कर लिया। बड़ी दीदी नाम के इंसान की ज़ाहरी सूरत से उसे वाक़फ़ियत नहीं, उसे इल्म ही नहीं कि उसकी वज़ाक़ता क्या है, कैसी है। वो तो सिर्फ़ नाम को शनाख्त करता है, उस नाम से मुनसिफ़ इंसान से कुछ वास्ता नहीं रखता। नाम ही सब कुछ है। लोग जैसे अपने माबूद देवता की सूरत शनास नहीं होते, सिर्फ़ उसका नाम अज़बर कर लिया करते हैं, नाम ही का विर्द करते हैं। मुसीबत और आड़े वक्त में उसी नाम का विर्द करके उसके सामने अपना दिल खोल कर रख देते हैं, घुटने टेक कर दुआ करते हैं, रहम की भीख मांगते हैं, आंखों में आंसू उतर आते हैं तो उन्हें पोंछ कर अकीदत से बाकमाल पुरनगाही के साथ किसी का नज़ारा करने की तमन्ना करते हैं, मगर दिखाई कुछ नहीं देता। ज़ुबान सिर्फ़ एक आध शिकस्ता सा मुबहिम लफ़ज़ अदा करके साकित हो जाती है। इसी तरह सुरेंद्र ने भी मायूसी की उसी गहरी तारीकी में सरगोशी की आवाज़ में गैर महसूस अल्फाज गुनगुनाए, बड़ी दीदी। अभी आफ़ताब तुलू नहीं हुआ था, मशरिक़ में शफ़क़ फूल चुकी थी। परमीला ने आकर सुरेंद्र की गर्दन में बाजू डालकर पुकारा, मास्टर साहब। सुरेंद्र ने गनूदगी से मुंदी पलकें किसी कदर खोल कर कहा, क्या है परमीला? परमीला ने कहा, बड़ी दीदी आ गई। सुरेंद्र फिलफोर उठकर खड़ा हो गया और परमीला के हाथों को पकड़े हुए बोला, चलो देख आएं। मगर नामालूम ये देखने का ख्याल कैसे आया? ये समझ नहीं आता कि इतने अरसे से इस घर में बूदो मांद रखने के बावजूद मकान के जिस अंदरूनी हिस्से में कभी उसने कदम नहीं रखा था, आज परमीला के हाथों को पकड़े आंखें मलते मलते वो किस ख्याल से इस तरफ चल दिया। ख्वास का कुछ भी सबब हो, परमीला का हाथ थामे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो छत पर जा पहुंचा। उसने माधवी के कमरे के बाहर दरवाजे के करीब तेज़ी से आवाज़ दी, बड़ी दीदी। माधवी किसी दूसरी तरफ मतवज्जा थी, यानी वो किसी दूसरे काम में मुनहमिक थी। उसने हस्बे मामूल ये ख्याल किया कि परमीला होगी, इसलिए बोली, क्या है बहन? परमीला ने कहा, मास्टर साहब। परमीला और सुरेंद्र इस वक्त कमरे में रौनक अफरोज़ हो चुके थे। माधवी देखते ही घबराकर ताजुब खेजी से उठ बैठी और अच्छा हाथ भर लंबा घूंघट खींच लिया, फिर एक तरफ सिमट कर खड़ी हो गई। लेकिन सुरेंद्र अपनी झिझक में ही कहता गया, बड़ी दीदी। घूंघट की आड़ में शर्मो नदामत के मारे माधवी ने ज़बान दांतों के नीचे दबा ली और दिल में सोचा, छी छी। लेकिन सुरेंद्र का सिलसिला कलाम बिला खौफ जारी था और वो कह रहा था, तुम्हारे चले जाने से। माधवी ने सोचा, कैसी शर्म की बात है, लेकिन बज़ाहिर आहिस्तगी से बोली, परमीला, मास्टर जी से कह दो कि बाहर जाएं। परमीला बावजूद कम फहम और बच्ची होने के ताड़ गई थी कि ये काम अच्छा नहीं हुआ। उसने कहा, चलिए मास्टर साहब। सुरेंद्र थोड़ी देर तक मोहर सकूत लगाए खड़ा रहा। लम्हा भर बाद बोला, चलो। उसकी ज़बान से इसके अलावा कुछ ना निकला। हकीकत ये थी कि जिस तरह सारा दिन बादलों के दरपर्दा रहने के बावजूद मोहर जहाँ ताब के नमूदार होते ही खुद ब खुद निगाह उस तरफ मतवज्जा हो जाती है,
चशम ज़दन के लिए आलम हैरत जारी हो जाता है और सूरज की तरफ देखा नहीं जाता, आंखें चुंधिया जाती हैं। इसी तरह 1 माह तक गायब रहने के बाद अब अचानक ही बड़ी दीदी के आ जाने पर खुद फरामोशी के आलम में उसे देखने के लिए आ पहुंचा था। इस तन्वीमी हालत में उसे ख्याल तक ना आया कि उसका इंजाम क्या होगा।